Hello students, I am Manisha Yadav. Today is my topic on mechanism of digestive system of human. मानव के पाचन तंत्र की क्रियाविधि। इससे पहले हम मानव में उपस्थित आहार नाल की पूरी संरचना के बारे में पढ़ चुके हैं। अब इसकी पाचन तंत्र की जो क्रियाविधि होती है वो किस प्रकार से होती है, इसके कितने स्टेप्स होते हैं, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, मानव के जो पाचन तंत्र की क्रियाविधि है वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। अंतर्ग्रहण फर्स्ट, सेकंड होता है पाचन, थर्ड होता है अवशोषण, फोर्थ होता है श्वांगीकरण और 5 होता है बहिक्षेपण। इन 5 स्टेप्स की स्टडी हम डिटेल से 1 बाय 1 करने वाले हैं। तो सबसे पहले अंतर्ग्रहण, इंगेशन, इसके नाम से ही पता चल रहा है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है अंदर ग्रहण करना, भोजन को अंदर ग्रहण करना। देखो बच्चों, मानव द्वारा भोजन को ग्रहण करने की क्रिया ही अंतर्ग्रहण कहलाती है। मानव एक सर्वहारी प्राणी है और मनुष्य में यह क्रिया 2 स्टेप्स में पूर्ण होती है। प्रथम चरण, इसमें भोजन को चबाया जाता है। दूसरा चरण, इसमें निगलने की क्रिया होती है। जो भोजन मुख गुहिका के अंदर होता है उसके साथ लार मिल जाती है और उस भोजन को अर्धठोस गोले में बदल देती है, जिसे बोलस या निवाला कहते हैं। सेकंड स्टेप्स होता है पाचन। सबसे पहले मुख गुहा में पाचन किस प्रकार से होता है। देखो बच्चों, मुख गुहा में पाचन 2 प्रकार से होता है, यांत्रिक पाचन, रासायनिक पाचन। सबसे पहले यांत्रिक पाचन, भोजन को चबाना, पाचक एंजाइमों द्वारा भोजन को तरल बनाना, भोजन को निगलना, क्रैमाकुंचन, ये सभी यांत्रिक पाचन के अंतर्गत आते हैं। सेकंड टाइप है पाचन का रासायनिक पाचन, एक्शन ऑफ एंजाइम ऑन फूड, यानी कि भोजन पर एंजाइम की क्रिया। देखो बच्चों, स्तनियों में, मैमल्स में पाचन की जो स्टार्टिंग है वो माउथ कैविटी के अंदर हो जाती है, यानी कि मुख गुहा के अंदर हो जाती है। दांतों द्वारा जो भोजन चबाया जाता है उसमें भोजन 3 जोड़ी लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित लार के साथ मिक्स हो जाता है, जिसे बोलस कहा गया है। प्रतिदिन लार का जो लार ग्रंथियां हैं वो लार का स्रावण करती हैं 1 से 1.5 लीटर तक, और जो लार होती है उसकी पीएच होती है 6.8, जो कि हल्का अम्लीय होता है। और लार के अंदर ही स्टार्च अपघटन एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे टाइलिन एंजाइम। यह स्टार्च को माल्टोज, माल्टोट्रायोज और अल्फा लिमिट डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट कर देता है। देखो बच्चों, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो टाइलिन है वो केवल राइप व कुक्ड स्टार्च पर ही अपना एक्शन करता है, यह रो स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं करता है। इसके यहाँ राइप का मतलब होता है पके हुए, ठीक है, ओके। मुख गुहा के अंदर स्टार्च का केवल 30% पाचन ही होता है, कंप्लीट पाचन नहीं होता है स्टार्च का मुख के अंदर। लार के अंदर एक एंजाइम भी पाया जाता है, लाइसोजाइम, जो कि एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है, यानी कि बैक्टीरिया को किल करने वाला है। देखो यहाँ पे इब्नर्स ग्लैंड भी होती है और यह जीभ की पृष्ठ सतह पर प्रेजेंट होती है। यह लिंगुअल लाइपेज एंजाइम का स्रावण करती है और यह एंजाइम बक्कल कैविटी के अंदर स्रावित तो होता है बट वहाँ पर इनएक्टिव फॉर्म में होता है, यानी कि निष्क्रिय फॉर्म में होता है। यह एक्टिव कब होता है, जब यह स्टमक के अंदर जाता है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, यह ट्राइग्लिसराइड्स को फैटी एसिड्स प्लस में 1,2 डाईएसाइल ग्लाइसिरोल्स में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि तोड़ देता है, लिंगुअल लाइपेज एंजाइम। ये तो था मुख गुहा के अंदर पाचन।
अब है मुख गुहा के बाद आमाशय में पाचन। आमाशय के अंदर देखो बच्चों, जब भोजन क्रमाकुंचन गति द्वारा स्टमक के अंदर प्रवेश करता है तो वहाँ पर उपस्थित जी सेल्स गैस्ट्रिन हार्मोन स्रावित करती हैं। यह हार्मोन जठरीय ग्रंथियों यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को जठर रस स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करने के लिए प्रेरित करता है गैस्ट्रिन हार्मोन, जो कि जी सेल्स से स्रावित होता है। जठर रस के स्रावण का जो कंट्रोल है वो हार्मोन्स, तंत्रिकाओं और रासायनिक पदार्थों द्वारा होता है। कुछ पेय पदार्थ भी जठर रस के स्रावण को प्रेरित करते हैं। पेय पदार्थ मीन्स होता है जो पीने वाले हैं, ड्रिंकिंग, जो ड्रिंक करने वाले, जैसे सूप है, कैफीन है, अल्कोहल है, ये सभी ये जठर रस के स्रावण को प्रेरित करते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, ये पेय पदार्थ व जठर रस भूख की इच्छा को बढ़ाते हैं, तो इन पदार्थों को भूख बढ़ाने वाले कहा गया है, यानी कि एपेटाइजर जूस कहा गया है। एपेटाइजर का मतलब ही होता है भूख बढ़ाने वाले। आमाशय में प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होने लग जाता है, कंप्लीट तो नहीं होता है बट वहाँ पे जो प्रोटीन है उसका डाइजेशन है वो स्टार्ट होने लग जाता है। और प्रोटीन के पाचन का जो मुख्य स्थल है वो आमाशय ही होता है। आमाशय के अंदर जठर रस के साथ जो भोजन मिला हुआ होता है उस भोजन का स्वरूप काइम कहलाता है। काइम देखो बच्चों, मुख गुहा के अंदर तो भोजन का स्वरूप बोलस था और आमाशय के अंदर भोजन का स्वरूप काइम है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आमाशय की जो पैराइटल सेल्स होती हैं यानी कि ऑक्सेंटिक सेल्स होती हैं वो HCl का स्रावण करती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण करती है। और जो जाइमोजन सेल्स है वो पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन एंजाइम स्रावित करती हैं जो कि इनएक्टिव होते हैं। और आमाशय की श्लेष्मिका परत के अंदर जठर ग्रंथियाँ उपस्थित होती हैं जो कि जठर रस का स्रावण करती हैं। और जो गैस्ट्रिक जूस है, जो जठर रस है, उसकी pH 1.5 से 2.5 तक हो सकती है और किसी किसी बुक्स में आपको 3 तक भी मिलेगा, तो ऑलमोस्ट 1.5 to 3 राइट है। ओके, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, पेप्सिनोजन और जो प्रोरेनिन है दोनों एंजाइम्स हैं और जाइमोजन सेल्स द्वारा सीक्रेट होते हैं, ये दोनों इनएक्टिव होते हैं। ये HCl जो अम्ल था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है जो कि एक्टिव फॉर्म में होता है, और प्रोरेनिन को रेनिन में कर देता है। ये दोनों ही पेप्सिन और रेनिन दोनों ही प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, प्रोटीन का डाइजेस्ट करने वाले हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि आमाशय में प्रोटीन का पाचन है वो स्टार्ट होने लग जाता है और दोनों ही एक्टिव फॉर्म में होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। ओके स्टूडेंट्स, ओके, ये दोनों ही प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, जो प्रोटीन है वो पेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में पेप्टोन्स प्लस में प्रोटीएजेज प्लस में पेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो पेप्सिन है उसकी नेक्स्ट देखिए, रेनिन जो एंजाइम है वो केवल बच्चों में एक्टिव रहता है, एडल्ट्स के अंदर इनएक्टिव रहता है। यह दूध को दही में कन्वर्ट करता है। जो रेनिन एंजाइम है, क्वेश्चन बनता है कि रेनिन एंजाइम है वो किन में पाया जाता है, तो आंसर होगा बच्चों में। और इसका फंक्शन क्या है, दूध को दही में कन्वर्ट करना। जो रेनिन है वो दूध में उपस्थित जो प्रोटीन होती है, जो सोल्यूबल प्रोटीन होती है केसीन, उस पर कार्य करता है। और वयस्कों के अंदर रेनिन एंजाइम है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। इसके बाद देखिए बच्चों, जो केसीन है वो रेनिन की उपस्थिति में कैल्शियम पैराकेसिनेट बनाती है जो कि इनसोल्यूबल होता है। इनसोल्यूबल मतलब अघुलनशील होता है, ठीक है। यह प्रोसेस कर्डलिंग ऑफ मिल्क कहलाता है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क कौन सा प्रोसेस, जो केसीन है वो रेनिन एंजाइम की उपस्थिति में कैल्शियम पैराकेसिनेट बनाता है जो इनसोल्यूबल होता है। दूध का दही में बदलना, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। तो रेनिन है जो मिल्क क्लोटिंग गैस्ट्रिक एंजाइम भी कहलाता है, मिल्क क्लोटिंग गैस्ट्रिक एंजाइम। एक और होता है गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम। दूध के अंदर उपस्थित जो वसा होती है उसका आंशिक रूप से पाचन करता है, यानी कि कुछ मात्रा में पाचन करता है गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम, दूध के अंदर उपस्थित फैट का। अब जो दुग्ध वसा होती है, ट्राइग्लिसराइड्स
वो गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में फैटी एसिड्स प्लस में ग्लिसरॉल में टूट जाती है। देखो बच्चों, श्लेष्मा ग्रंथियों द्वारा स्रावित श्लेष्म आमाशय को उच्च अम्लीय HCl से सुरक्षा करता है। देखो, जो HCl है वो बहुत ही तीव्र अम्ल होता है, परंतु फिर भी यह आमाशय की भित्ति को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि आमाशय की जो आंतरिक भित्ति है, जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर वॉल है, वहाँ पर श्लेष्मा का मोटा आवरण पाया जाता है और जिससे यह भित्ति तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए यह HCl से सुरक्षा करता है श्लेष्मा, जो श्लेष्मा पाया जाता है इनर वॉल पर। इसके बाद जो थर्ड जो स्टेप्स आती है इसकी पाचन की, वो है छोटी आंत में पाचन। तो छोटी आंत में पाचन देखो बच्चों, छोटी आंत में भोजन का स्वरूप काइल होता है। काइल, CHYLE। देखो, छोटी आंत की मस्कुलरिस जो परत होती है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार की गतियाँ उत्पन्न होती है और ये गतियाँ आंत में पाए जाने वाले विभिन्न श्रावणों के साथ भोजन को मिक्स करने में हेल्प करती है और भोजन के पाचन में भी मदद करती है। देखो बच्चों, छोटी आंत के अंदर 3 प्रकार के रस स्रावित होते हैं। पहला अग्नाशयी रस, जिसे पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। दूसरा पित्त रस, जिसे बाइल जूस कहते हैं। तीसरा आंतरी रस, जिसे इंटेस्टिनल जूस या सक्कस इंटेरिकस भी कहते हैं। इन सभी के बारे में मैंने पहले की वीडियोज़ में बता रखा है। तो यहाँ पे बच्चों देखो, पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस को हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट रिलीज करती है। पेनक्रियाटिक जूस में सबसे पहले देखो, पेनक्रियाटिक जूस अग्नाशयी रस लेते हैं, उसमें कई एंजाइम्स पाए जाते हैं, जस्ट लाइक ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेजेज। ये तीनों ही इनएक्टिव होते हैं और इनको डाइजेशन के लिए एक्टिव करवाना पड़ता है। इनके अलावा और भी कई एंजाइम्स होते हैं, जैसे एमाइलेजेज, लाइपेजेज, न्यूक्लिएजेज। तो पेनक्रियाटिक जूस है उसको कंप्लीट जूस माना गया है। क्यों? क्योंकि यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का पाचन करने में हेल्प करता है। तो पेनक्रियाटिक जूस है वो पेनक्रियाटिक एसिनाई जो अपन ने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ पेनक्रियाज में, तो वहाँ पे पेनक्रियाटिक जो एसिनाई है वो जो कि एक्सोक्राइन प्रकार का होता है, उसके द्वारा स्रावित किया जाता है अग्नाशयी रस। और अग्नाशयी रस की जो pH है वो 7.5 से लेकर 8 तक होती है, हल्की क्षारीय होती है। और इसका जो कलरलेस होता है, वोटरी फ्लूइड होता है, कलरलेस वोटरी फ्लूइड और हल्का क्षारीय। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद देखो, ट्रिप्सिनोजन है वो एंटेरोकाइनेज एंजाइम द्वारा ट्रिप्सिन बनाता है, यानी कि जो एंटेरोकाइनेज एंजाइम है वो आंत्र द्वारा स्रावित होता है। ट्रिप्सिनोजन है वो इनएक्टिव फॉर्म में है, बट यहाँ पे जो एंटेरोकाइनेज एंजाइम है वो इसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक्टिव फॉर्म में होता है। दूसरा है काइमोट्रिप्सिनोजन, जो इनएक्टिव फॉर्म में था, पहले भी बताया गया है। उसको ट्रिप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो एक्टिव फॉर्म में है। प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, ट्रिप्सिन की उपस्थिति में कार्बोक्सी पेप्टिडेज, जो कि एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये तीनों ही प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं। प्रोटियोलाइटिक मीन्स प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं। ये पहले ही बताया कि इनको एक्टिव करना पड़ेगा, तीनों जो बताए गए थे पहले ही। इसके बाद होता है प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन्स, पेप्टोन्स, प्रोटीएजेज, आंशिक जलावघटित एंजाइम, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, इनकी उपस्थिति में डाईपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पाचन, जो पॉलीसैकेराइड होती है स्टार्च, वो एमाइलेज की उपस्थिति में डाईसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाती है। फैट डाइजेशन में जो फैट्स होती है, फैट लाइपेज एंजाइम की उपस्थिति में डाइग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड्स में टूट जाती है। जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो न्यूक्लियेज एंजाइम की उपस्थिति में न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में टूट जाते हैं। तो इस तरह से इनका डाइजेशन होता है। इसके बाद देखिए, बाइल जूस होता है एक, पित्तरस। पित्तरस देखो, जो कि लीवर द्वारा सीक्रेट किया जाता है। इसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता, लेकिन बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं, बिलीरुबिन और बिलीवरिन। पित्त लवण प्रेजेंट रहते हैं, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्यूरोकोलेट। पित्त रस वसा के पायशीकरण में हेल्प करता है। देखो स्टूडेंट्स, पायशीकरण का मतलब क्या होता है? जो बड़ी वसा गुलिकाएँ होती हैं वो छोटी ड्रॉपलेट्स में टूट जाती हैं, तो यह लाइपेजेज को भी एक्टिवेट करता है।
इसके बाद आता है आंतरी रस, इंटेस्टिनल जूस। जो लीवर की कुहन जो दरारें होती हैं वहाँ पे इसका मैक्सिमम स्रावण होता है आंतरी रस का। गोबलेट सेल्स होती हैं इसके अंदर, वो श्लेष्मा स्रावित करती हैं और गोबलेट सेल्स हैं ये आंत्रीय श्लेष्मा उपकला के अंदर उपस्थित होती हैं। आंत्र की म्यूकोसा की जो ब्रूश बॉर्डर सेल्स का स्रावण होता है और प्लस में गोबलेट सेल्स का स्रावण होता है, दोनों ही मिलकर इंटेस्टिनल जूस या सक्कस इंटेरिकस का फॉर्मेशन करते हैं। इनके अलावा यहाँ पे कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, डाईपेप्टिडेज, लाइपेज, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज एट्सेट्रा। तो देखिए स्टूडेंट्स, डाईपेप्टाइड्स जो होते हैं उनको डाईपेप्टिडेज एंजाइम की उपस्थिति में एमिनो एसिड्स में तोड़ा जाता है, जो कि प्रोटीन डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट होता है, अंतिम उत्पाद होता है। ओके स्टूडेंट्स, माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज प्लस में ग्लूकोज में टूट जाता है, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज। या अगला है लैक्टोज है वो लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज प्लस में गैलेक्टोज में टूट जाता है। नेक्स्ट है सुक्रेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है और ये तीनों ही यानी कि माल्टोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज तीनों ही एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के टाइप से हैं। ये कार्बोहाइड्रेट के अंतिम उत्पाद होते हैं जो कि इनमें जो ये टूट रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद देखिए प्रोटीन का अंतिम उत्पाद अपन ने देख लिया है, एमिनो एसिड्स। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स के एंड प्रोडक्ट्स देख लिए हैं। नेक्स्ट आता है न्यूक्लियोटाइड्स है, वो न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट हो जाता है और जो न्यूक्लियोसाइड्स है वो न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम की उपस्थिति में शुगर प्लस में बेसेज में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड्स लाइपेजेज एंजाइम की उपस्थिति में फैटी एसिड्स प्लस में ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है। और फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल किसके एंड प्रोडक्ट है? फैट के। प्रोटीन के एंड प्रोडक्ट हुआ था एमिनो एसिड्स। कार्बोहाइड्रेट के हैं ग्लूकोज प्लस में गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज। और फैट का एंड प्रोडक्ट है फैटी एसिड्स प्लस में ग्लिसरॉल। इस तरह से छोटी आंत के ग्रहणी भाग में यानी कि ड्यूडिनम में भोजन का अधिकतम पाचन हो जाता है। इसके बाद जो अपचित और अनवशोषित फूड बचता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में यानी कि बड़ी आंत में भेज दिया जाता है और वहाँ पे भोजन का कोई भी पाचन नहीं होता है, बट वाटर और जो सॉल्ट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो इस तरह से हमने मैकेनिज्म को, पाचन तंत्र की मैकेनिज्म के 2 पॉइंट्स पढ़े हैं। आगे की जो 3 पॉइंट्स है वो नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। तो इस तरह से हमने अंतर्ग्रहण और पाचन 2 पॉइंट्स को डिटेल से पढ़ा है। थैंक्स।